अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम अपने दोस्तों के साथ मंजी टॉक में बात करेंगे, कुछ बहसें करेंगे, कुछ सवाल छोड़ जाएंगे और कुछ सवाल इस तरह से पूछेंगे कि आपके कमेंट्स और आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो उसको मज़ीद बढ़ावा देगी और हम उसका नतीजा निकाल पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो मामलात चल रहे हैं उसमें गज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे जो बाकी मंजीवाल हैं इनकी अपनी राय है और इनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं। हम देखते हैं कि इस बहस का क्या नतीजा निकलता है। मकसद क्या है वो आप भी जानते हैं, ताकि बात हो, लोग बात कहें, बात सुने और फिर उस पर सवाल दर सवाल होता चला जाए तो कुछ समझने में आसानी हो जाएगी। तो मंजीवाल में फिर मेरे साथ है सादिया सामसन, ताबान जफ़र और मैं सादिया बलोच। तो जी ताबान, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा तीसरा सलाम आपको भी अस्सलाम वालेकुम फिर से। एनीवे ये बताइए कि क्या है गज़ा में, क्या हो रहा है, ये इंटरनेशनल सतह पे क्या हो रहा है, ये जो यूरोप से आवाज़ें उठ रही हैं और उन आवाज़ों में ज़ोर भी है और उसमें तंबीह भी है, क्या क्या हो रहा है ये? अच्छा, गजा में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब बज़ाहिर वो कहा जाता था कि जंगबंदी हो गई, अमेरिका ने जंगबंदी कर दी है। हम्म, हमास की तरफ से हमें अब हमले नज़र नहीं आ रहे, जो वो रॉकेट जाते थे तेल अवीव की तरफ और दूसरे इसराइली शहरों की तरफ। हालांकि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन वो अलामती तौर पे हमले थे, वो अब बज़ाहिर बिल्कुल रुके हुए हैं। मुझे बहुत दिन से कोई हमला नज़र नहीं आया जो तेल अवीव की तरफ हुआ हो, कोई रॉकेट बारी हुई हो। लेकिन गज़ा में तो शहादतें जारी हैं, बच्चे मर रहे हैं, हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, कहत से बच्चे मर रहे हैं। हाँ 7 बच्चे अभी पिछले हफ्ते कहत से मर गए, मतलब भूख से बच्चे मर गए, खाना उनके पास नहीं है। उनकी जो नाकाबंदी है वो मौजूद है, फ्लोटेला जा रहे हैं लेकिन उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। तो अभी वहाँ के तो हालात वही हैं अभी ताज़ा जो सूरत हाल तो ये है हाँ, कि जो वाहिद रास्ता है वहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि उनको गज़ा खाली करने के लिए कह दिया गया है, तो लगभग 2 लाख बंदा जो है वो जॉर्डन के बॉर्डर, वो एक वाहिद जो वेस्ट बैंक से रास्ता निकलता है, वो वाहिद रास्ता है जो इसराइल को टच किए बगैर निकलता है। अब वहाँ पर किसी जॉर्डेनियन गनमैन ने 2 सोल्जर्स को, इसराइलियों को मार दिया था। अब वो बंद है, तो वहाँ तकरीबन 2 लाख बंदा फंसा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी हुई है हमने उसके ख़िलाफ़ उसको बंद किया, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि अभी यूनाइटेड नेशंस में जो यूरोप की रिकग्नाइजेशन है टुवर्ड्स गाज़ा, उसका खमियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट कैटास्ट्रॉफी ओवर देयर जो वहाँ पर डेवलप हुई है। उससे अब जो लोग बेचारे भागना भी चाह रहे हैं वो नहीं निकल सकते ना, वो कहाँ जाएं, तो वो फंसे हुए हैं वहाँ पर। सो दिस इज़ द अच्छा, लेटेस्ट। 8-9 लाख लोग तो हैं, 7-8 लाख तो गजा में हैं और उन्होंने निकलने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर है मगरबी किनारे में भी हैं लोग, तो वो जा तो नहीं रहे छोड़ के। कुछ लोग हैं, ज़ाहिर है वो हर आदमी एक जैसी इस्तेदाद नहीं होती। देखो अगर एक वो चले जाएं तो वो बहुत सारा मसला हल हो जाए। और जो इसने एक तजवीज़ दी थी ट्रंप ने कि भाई हम उसको एक आलमी सयाहत का मकाम बना देंगे गजा को, और वेस्ट आके और अमेरिका आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, वो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होने जा रहा। क्योंकि वो उसी सूरत में था कि जब इन्होंने ये तय किया था कि गजा से एक एक फ़लस्तीनी निकाल दिया जाएगा, वो मिस्र चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, और गजा की जो भी मैनेजमेंट होगी वो अलग होगी। तो वो ऐसा लग रहा है कि शायद होने नहीं जा रहा। खास तौर पे अब जो अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस ने और सऊदीया ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बहुत सारे मुल्कों ने आके ऐलान किया है ऑफिशियली तस्लीम करने का। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि 150 के करीब यूरोपीय मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं, अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ जाके, इसराइल के बिल्कुल खिलाफ जाके। और उसमें बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, वो मुल्क हैं जो इसराइल की पैदाइश के जिम्मेदार हैं, मैं इसराइल को यही कह रही थी बनाने ना के कि जिम्मेदार हैं। फ्रांस का बड़ा रोल जैसे रहा है। इंग्लैंड है, इंग्लैंड का बुनियादी किरदार था, इंग्लैंड और अमेरिका का बुनियादी किरदार था, और फ्रांस का ज़ाहिर है बुनियादी किरदार था, और यूरोपीय मुल्क पता नहीं कितने। यूरोप, स्पेन का बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। अब तो लैटिन अमेरिका से, ब्राज़ील का, कोलंबिया का, ये सारे लोग फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप की कोई एक ज़मीर की जो खलिश होती है वो उनको तंग कर रही है कि भाई हमने इसराइल को क़याम में मदद की, और उसके बाद फ़लस्तीनी इस सूरत हाल में आ गए हैं कि जहाँ पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग मर चुके हैं, भूख से मर रहे हैं, बमबारी से मर रहे हैं, और इसराइल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो वो इनफरादी ज़मीर भी होता है और इज्तिमाई ज़मीर भी होता है। और यूरोप में जिस तरह के जुलूस निकले हैं, जिस तरह लोग सड़कों पर निकले हैं,
उनकी हुकूमतों के ऊपर इसका प्रेशर भी होगा। प्रेशर होने के अलावा वो जो हुकूमतें बनी हैं वो भी उन्हीं लोगों में से आई हैं ना अल्टीमेटली। ठीक है, पॉलिटिक्स के सीने में दिल हाँ नहीं हाँ होता, लेकिन बहरहाल वो इंसान तो है ना, वो पॉलिटिशियन। हाँ। तो जो वो इज्तिमाई ज़मीर है यूरोप का, वो अब उसको कचोके लगा रहा है, और अब वो समझ रहे हैं कि यार ये जो हमारी एक तारीखी गलती थी वो हमें खुद दुरुस्त करनी है। हरचंद की वो जो गलती थी वो भी वो ज़मीर ही के दबाव पे या ज़मीर ही की आवाज़ पे उन्होंने की थी कि जर्मनी में और दूसरे मुल्कों में यहूदियों के साथ जो कुछ हुआ था, जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, मतलब उनको गैस चैम्बर्स में जला के सांस घोट के मार दिया गया था, वो भी उनके ज़मीर पे एक बोझ भी था। और फिर शायद वो कहीं यहूदियों से जान भी छुड़ाना चाह रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि यूरोप में यहूदी हमारे साथ चल नहीं पाएंगे, हम उनके साथ नहीं चल पा रहे, तो हम एक तरह से इनसे जान अच्छा छुड़ा ताबन लें, की कितनी और अजीब सी उन्होंने बात है, उनको एक मिनट ताबन, ये बात कितनी ऐड अजीब सी करने बात उन्होंने है। ये मुल्क बना दिया। अच्छा, मैं अक्सर इस चीज़ को सोचती हूँ कि जिनके साथ जबर होता है वो कोशिश करते हैं कि फिर खास तौर पे इतना बड़ा ना कौम की बुनियाद पे, हाँ, आपने चेंबर की बात की और जो यहूदियों पे जुल्म हुए, उन लोगों से ये तवक्का रखना कि वो फिर आगे किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो जिस हॉलोकॉस्ट को बेस बना के, और जो उनके साथ हुआ भी है, ये इज़राइल, मैं सिर्फ यहूदियों का नाम नहीं ले रही क्योंकि फिर वो ज़ायनिज़्म और ज्यूइज़्म के अंदर फ़र्क है, तो वो सारा रोना पिटना डालते हैं और हमदर्दियाँ भी समेटते हैं, और उस बात को वो लोग हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल को बनाने के लिए भी ये वाला कार्ड इस्तेमाल हुआ। वो लोग उस हॉलोकॉस्ट से बढ़ के जो कर रहे हैं, तो वो ये क्या है, या ये नफ्सियात कहती है कि दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जब किसी के साथ जबर होता है तो वो पावर के आते ही उससे दुगना जबर करने लगता है, और एक ग्रुप वो होता है जिसमें जिसके साथ जबर हो, ज्यादती हो, वो ये कोशिश करता है कि मैं आइंदा किसी के साथ ऐसा अच्छा, नहीं जो होने दूंगा। ज़ायनिस्ट फिलॉसफी है, अच्छा, जी, मुझे एक चीज ज़ायनिस्ट एक ऐड मिनट, करनी है तुम्हारे वो पहले जो सादिया कुछ कह रही थी। वो जो प्लान की आप बात कर रहे थे ना, यूनाइटेड स्टेट्स वाले प्लान की विद ट्रम्प। अच्छा, उसकी रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि टोनी ब्लेयर जो है वो अब शामिल हैं रिहेबिलिटेशन ऑफ गज़ा प्लान के अंदर, और इस प्लान को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की भी बैक हासिल है। अब ये प्लान जब शामिल होना था तो टोनी ब्लेयर ने पहली जो शर्त रखी थी वो ये रखी थी कि मैं अगर इस प्लान का हिस्सा बनूंगा या मैं इसे लीड करूंगा तो फिर इसमें जो गज़ा के लोग हैं उनका इनखला नहीं होगा। तो अच्छा, दिस इज टोनी व्हाट ब्लेयर ने कहा। या नाउ ही इज द पार्ट ऑफ इट, राइट। उस प्लान का और हिस्सा है। हाँ, तो अब उसमें सीन ये हो रहा है कि 5 साल के लिए जो अब अगर आपको याद हो कोसोवो को जिस तरह से फ्री किया गया था, वही प्लान की तर्ज पर ये प्लान बनाया गया है। 5 साल के लिए जो लीडिंग अथॉरिटी होगी, जिसके हाथ यूं कह लें कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होगी वो यूनाइटेड नेशंस होगी। तो टोनी ब्लेयर इज गोइंग टू सिट विद द गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, एंड दे आर गोइंग टू सी के हाउ टू रिहेबिलिट। महमूद अब्बास का जो लास्ट इसके ऊपर बयान आया है अगेंस्ट हमास, वेयर ही सेज कि जो रिहेबिलिटेशन, बिकॉज इसराइल का ये मुतालबा था कि गज़ा की जो रिहेबिलिटेशन होगी उसमें हमास नहीं होगा, वी डोंट वांट हमास देयर, एंड महमूद अब्बास हैज़ अग्रीड टू इट। नाउ द बेस इज कि क्या वो हमास को अलग रख पाते हैं, और अगर हमास किसी भी किस्म से अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं प्रपोज करता और ये पुरअमन तरीके से सॉर्ट आउट हो पाता है, तो फिर होगा ये कि टोनी ब्लेयर के साथ बैठ के गल्फ कंट्रीज़ के मुज़ाकरात होंगे। 5 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस को गज़ा की अथॉरिटी दे दी जाएगी, और जो ईस्ट टिमर था या कोसोवो था उसकी तर्ज के ऊपर इसे 5 साल के लिए यूएन के हाथ में दे दिया जाएगा, और फिर इवेंचुअली इट विल बी गज़ा's प्लेस। अच्छा, हमास बट की तो दिस अब क़यादत खत्म हो चुकी है, उसकी अस्करी ताकत खत्म हो गई है। मेरा ख्याल है हमास को तो अब रजाकाराना तौर पे बैक ऑफ अपने आप कर को जाना बैक ऑफ कर जाना चाहिए। हम्म, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि आप पीछे चले जाते हैं। हमारे यहाँ हमने पीपल्स पार्टी को देखा है, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी या बिल्कुल अपने आप को उससे पीछे कर लिया। अच्छा, जब इसराइल वो वापस येट आए तो हैज़ हमास को ये समझना चाहिए कि अब मजीद लोगों को ना मरवाए अच्छा, फ़लस्तीन में। इसराइल येट हैज़ रिजर्वेशन ऑन दिस प्लान, बट मुझे ऐसा लगता है अभी तक के 3 या 4 जितने भी प्लान्स पुट फॉरवर्ड किए गए थे गज़ा की रिहेबिलिटेशन के लिए, उसका सबसे ये लॉजिकल लग रहा है मुझे अभी लेकिन तक देखो का मंसूबा जिसमें मतलब वो रिहेबिलिटेट कर पाएंगे आपने उसे। बहुत वो अच्छी जो आप हमें, ज़ायनिज़्म की बात नहीं कर रहे एक थे मिनट ना, एक मिनट ताबन, मैं इसी पे आ रही थी कि देखिए वो सारे क्या प्लान होगा, कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे। मैं रिहैबिलिटेशन का जो वर्ड है वो मैं हमेशा नेशनल डिजास्टर के जवाब में मेरे दिमाग में आता है। एक इंसान है या एक गिरोह है, वो मुस्तकिल दूसरे गिरोह को मारे चला जा रहा है, मारे चला जा रहा है। तो जब तक ये फैसले होंगे, जब तक कितने हजार मजीद लोग मरेंगे,
वो इंसानी अलमिया क्या सिर्फ एक लाइन के खाते में जाएगा? इस Yeah. क्वेश्चन पे अब जो आप बात करें कि जो The- जायनिस्ट की अप्रोच क्या है वर्सेस जो आ रही है ज्यूज की जो आवाज भी उठा रहे हैं, उस पर थोड़ा हम बात कर रहे थे। अच्छा, एक तो वो जो रिहेबिलिटेशन की आपने बात की, वो तो ज़ाहिर है जब मुल्क टूट जाते हैं और शहर तबाह बर्बाद हो जाते हैं तो आपको रिहेबिलिटेशन का करना वर्ड, होता है। हाँ, और रिहेबिलिटेशन उसी सूरत में होती है, इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में होती है जब अमन होगा। जब हमले रुकेंगे तो रिहेबिलिटेशन की बात बिल्कुल, आएगी ना, तो वो तो हम तो होगा। और फिर हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है कि भाई हम पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें कि भाई हमें बदला भी लेना है, उसको जवाबदेह भी होना होगा, उसको किसी आलमी अदालत में भी खींच के लेके जाए, तो अभी ज़मीनी हक़ाइक़ भी शायद उस तरफ नहीं जाते। जो ज़ायनिस्ट थ्योरी की बात है, जो ज़ायनिस्ट फिलॉसफी है, मैं एक चाइनीज़ पॉडकास्टर था या वो प्रोफेसर था, मुझे याद नहीं, मैं उसका एक पीस सुन रहा था। हाँ। अब वो गलत या सही वो उसके ऊपर है। वो कह रहा था कि यार जो ज़ायनिस्ट फिलॉसफी है वो ये है कि भाई दुनिया ने ख़त्म होना है, दुनिया ख़त्म होने की तरफ जा रही है, और उससे पहले जो सारी ताकत है वो यहूदियों के पास, या जो वो उनका ज़ायनिस्ट फ़लसफ़ा है उसके मुताबिक वो उनके पास आ जानी चाहिए, और वो उस सूरत में आएगी जब वो सारी दुनिया को अपने खिलाफ कर लेंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि यूनाइटेड नेशंस में जब नेतन्याहू आया है तो पूरा तकरीबन हॉल खाली हो गया, हर आदमी बाइकआउट करके चला गया। उस वक्त आपने नेतन्याहू के फेस एक्सप्रेशन देखे थे? उसके फेस एक्सप्रेशन ना एक्सप्रेसलेस थे, उसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बड़ा सॉलिड सा चेहरा था उसका। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अपने या तो जज्बात का इजहार करना नहीं चाह रहा, या उसके कोई जज्बात ही नहीं है, या ये उसके लिए एक्सपेक्टेड था, या वो ये चाह रहा था। ये ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है कि मुझे उसका चेहरा चाह मुझे रहा था यही ऐसा कह रहा हो। था। मतलब अगर वो हाँ। थ्योरी वाकई यही है कि भाई जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाएगी और हम खुदा के मुंतखब और चुनीदा लोग हैं, हाँ। और जब हम उनसे लड़ेंगे तो वो आखिरी फतह हमारी होगी। अगर बकौल उसके जो उसने बात की, और ज़ायनिस्ट थ्योरी यही है, ज़ायनिस्ट फलसफा यही है कि हमें इन सारे खित्तों पे कब्जा करना है और एक ग्रेटर इसराइल बनाना है, तो ये तो प्लान उनके मुताबिक जा रहा है कि सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ हो रही है, और फिर वो एक तरफ होंगे और सारी दुनिया एक तरफ होगी। खुदा के चुनीदा और बरगुजीदा लोग एक तरफ होंगे, और खुदा के मखरूर और जिनको निकाला हुआ है खुदा ने मरदूद, वो एक तरफ हो जाएंगे। ये खुदा ऐसे लोग चुनता है जो लोगों को जुल्म करके और उनको खत्म करके अपनी वो करेंगे। इस पे ये अलग बहस है मेरे ख्याल में। नहीं, ये अजीब सी डेफिनेशन है मुझे ऐसा जो लगता है मुख्तलिफ कि मज़ाहिब ने दी है सारे, अपनी I सपोर्ट think में, all of the religions, है ना? मैं यही कह रही हूँ, सबने all of दी the है ये वाली। religions के साथ ऐसा ही है कि वो अपने आप को दूसरों से सुपीरियर करार देता है, और आई थिंक यही उसका सेलिंग पॉइंट है ना। मैं आपसे अलग नहीं हूँ तो मैं कैसे बिकूंगी ना, तो मुझे आपसे अलग होना ही पड़ेगा बिकने के लिए। तो ये तो आई थिंक ऑल ऑफ द रिलीजन्स डू सेल दिस पार्ट। अच्छा, वेयर वी वर हेडिंग विद दैट, जो हम गजा की बात कर रहे थे, मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि दिस इज गजा स्ट्रिप, बीच में आपका आ गया इसराइल, एंड दिस इज योर वेस्ट बैंक। जो बीच में छोटा छोटा एक कनेक्शन था गजा स्ट्रिप से लेकर बीर शबा से, बीच में से जा रहा था वर्ल्ड बैंक वेस्ट बैंक के लिए, वो अब तकरीबन खत्म कर दिया इसराइल ने ना, कनेक्शन ही खत्म हो गया। वहाँ है यरूशलेम, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करेंगे, बिकॉज आई रिमेम्बर जो फटा शुरू हुआ था 1947 में, तो शुरू ही यरूशलेम से हुआ था। और उस वक्त ये था, अच्छा उस वक्त एक तो ये था कि भाई जब एक्सेप्ट कर लिया गया फ़लस्तीन और इसराइल को दो अलग अलग रियासतों के तौर पे यूनाइटेड नेशन की जानिब से, तो उस टाइम जो ज़्यादा हिस्सा था पॉपुलेशन के, क्योंकि जो फ़लस्तीनियों की जगह थी जिसे उस वक्त अरब स्टेट कहा गया, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से वो जगह कम थी, उनको 47% और सो दिया गया, और 50% जो है वो इसराइल को दिया गया। इसराइल की पॉपुलेशन अब भी कम है, उस वक्त भी कम थी, और फिर यरूशलेम जो था वो इसराइल के उसमें आ रहा था, वो इनके पास नहीं आ रहा था, गजा के फ़लस्तीनियों के पास। तो वो जंग जो शुरू हुई थी वो शुरू ही इस वजह से हुई थी, विच इसराइल हैपन टू विन, कि भाई ये यरूशलेम का क्या होगा। दूसरा ये कि हमारे पास ज़्यादा जगह होनी चाहिए क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है, आपने इसराइलियों को कैसे वो जगह दे दी। येट अगेन जो मुझे आप शुरू में बात कर रही थी कि भाई जो लोग मर रहे हैं उनका क्या करेंगे, क्या मरने दिया जाए? उनका तो नहीं कुछ होता। द ओनली वे मुझे ऐसा लगता है यही है कि आप जितना जल्दी इसको रिजॉल्व करें और इसको दो नेशंस थियरी की तरफ लेकर, एक दो नेशन सोल्यूशन की तरफ, कोई रास्ता है कि इसराइल को कम से कम, आपकी बात के तनाजुर में मैं कह रही हूँ, आप ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह हम बाकी दुनिया में देखते हैं कि जहाँ भी जंग हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट बनता है, वहाँ पे कम से कम लोगों को जो रिलीफ देना है, फूड का है, शेल्टर का है, प्रोटेक्शन का है, कि जी कि आपका तनाज़ा चल रहा है मगर वहाँ तक रसाई दे दें,
हाँ, जो मेडिकल एड है वो चली जाए, तो इस पे क्यों नहीं कुछ कर पा रही? ये तो बहुत ज्यादा हैरान कुन सूरत हाल है कि लोग मर रहे हैं और आप जो इमदाद देने आता है, जो इमदाद लेने आते हैं उनको भी आप क्योंकि मार रहे गजा हैं। की डेमोग्राफी चेंज करनी है ना, जेनोसाइड तो हो रहा है ना वहाँ हम्म, पर, इसको तो आप और मैं नहीं डिनाई कर सकते ना। तो हम्म, अगर मिसाल के तौर पर सारा जो रफड़ है वही आबादी का है, तो फिर आबादी कम करो। हम्म, अगर रफड़ ये है कि जी फ़लस्तीन की आबादी ज़्यादा है, उनकी जगह ज़्यादा बननी चाहिए, और जिस जगह पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, तो भाई फिर आबादी कम करो ना। सो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके बच्चे मार रहे हैं, तो वो क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आप कहाँ से कम करेंगे आबादी को? ऐसे ही कम करेंगे ना, तो वो तो जारी रखेंगे। मतलब अगर इतनी ह्यूमैनिटी होती तो आप क्यों वो जो वहां पर खाना वाना भेजा जा रहा है उसे खत्म कर रहे होते? अस्पतालों को क्यों अटैक कर रहे होते? शेल्टर्स को क्यों अटैक कर रहे? तो वो तो मकसद है। इसराइल वुड वांट कि जब तक एक तो इसको डिले किया, कतर में हमास के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं तभी ही क्यों अटैक हो जाता है ना? तो दे डोंट वांट मुज़ाकरात, दे वांट इट टू स्टॉप। तो ये एक तरीकाकार है। कैन आई टेल वन थिंग दैट आई वाज सेइंग? मैं वैसे हाँ, वो जो हाँ, भूल हाँ, गई, बट वो उस वक्त मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई यरूशलेम का अब क्या करोगे? असल मसला तो वहां से है ना। इट स्टार्टेड बैक, अगर आपको याद हो या नहीं, जब ट्रंप की पहली हुकूमत आई थी, ट्रंप गया इसराइल, उसने यरूशलेम की जो ऑटोनमी है उसको इसराइल के लिए एक्सेप्ट करके उस वहां पर पहली अपनी एम्बेसी खोल के उसको उनका सिटी मान के ठीक है। कैपिटल कर दिया, विच इज लाइक ये यूएन स्टेट है, ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाउ कैन यू डू इट, राइट? तो अब इसराइल कैसे मान जाएगा कि आप इसे दोबारा से जो है वो हैसियत ले ले, हाँ हाँ, हाँ, यूनाइटेड नेशंस इसकी ले ले। सो मुझे लगता है कि इसराइल को इसके ये ऊपर अच्छा है। यूनाइटेड नेशन उसकी ले ले। मगरबी अवाम की और मगरबी हुकूमतों की तारीफ तो कर रहे हैं कि उन्होंने इंसानियत दिखाई है और वो फ़लस्तीन को तस्लीम किया, लेकिन मुझे बहुत बेइज्जती और संदली उस वक्त नज़र आई जब एक कॉन्फ्रेंस में जो 5-7 मुस्लिम मुल्क थे और ट्रंप साहब बैठे हुए थे, ट्रंप से बाकायदा मुलाकात की थी। पाकिस्तान था, कतर था, तुर्की था। 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ट्रंप ने कहा कि भाई हमारे हॉस्टेजेस हैं ना, 20 हॉस्टेज आप रिहा करें और 35 लाशें दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब उसने ये 2-3 दफा ये बात की, उसने एक दफा भी फलस्तीनी बच्चों का, फलस्तीनी गिनती नहीं औरतों की का, जी। उनकी गिनती उसको याद नहीं थी। ये उसको याद था कि जी 35 हमारी लाशें और 20 हमारी यरगमाली, आप वो दें फिर बात आगे होगी, और मुझे उम्मीद है ये लोग यरगमालियों को रिहा करा लेंगे। मतलब ये कोई इंसान कैसे कर सकता है? देखिए ये कर तुम्हें नहीं ये सकता, नजर ये हो नहीं रहा है आ आपका। रहा? फिर मैं एक चीज और मैं नहीं देखती हूँ मतलब कि ये संदली कैसे है? अवाम की तरफ आते हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि रियासतों पर अवाम ने बड़ा प्रेशर डाला और उसने काम किया। मैं आम आदमी जो है किसी भी मुल्क का रहने वाला, वो जो फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं, इसराइल की मुखालिफ बात कर रहे हैं, मुझे ये बड़ा पॉजिटिव भी लगा और बहुत अच्छा साइन लगा। अमेरिका में भी ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं, 5 लाख की तादाद तो मुझे उस ज़माने की याद है कि जब आपने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था, तो उस ज़माने में कुछ सर्दी का सीज़न था और सर्दियों की बारिश में 5 लाख लोग बैक वक्त अमेरिका की सड़कों पर मौजूद थे अपनी हुकूमत के खिलाफ। इसका मतलब है सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जी 5 लाख लोग तो अमेरिका में ऐसे हैं कि जो रियासत को इस चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, सारी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ट्रंप का जो ट्रंप गवर्नमेंट है, उसकी हालत ये है कि इतने प्रेशर के बावजूद, विद इन कंट्री की भी मैं बात कर रही हूँ, वो इस तरफ बात ही नहीं कर रहा कि वो ये बुनियादी इंसानी बात ही नहीं कर रहा। एक होता ना कि अजराहे तो आपने वो ऐसा लगता है कि तकल्लुफ़ी कर उसको दी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, कि अवाम क्या निकले। कह रही है। फिर हमें ये दोबारा सोचना पड़ता है कि भाई अमेरिका में हुकूमतें कैसे बनती है। हाँ, मतलब उसको ये परवाह ही नहीं है कि मैं पब्लिक एक्चुअली प्रेशर क्या है, तो कोई माफिया बनाता है जो या वो इजरायली कंपनीज बनाती जो है इस नहीं 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 जो इजरायली लॉबी है वो इतनी ह्यूज है। हम ना, द प्रॉब्लम इज दैट हमने हमेशा इजरायली लॉबी ऐसे सुना है जैसे इजरायली लॉबी कोई एक कमेटी है। हाँ, इजरायली लॉबी इज ह्यूज। और इजरायली लॉबीज खुद उसका, बहुत बड़ा वर्ड है कि भाई उससे क्या मुराद ले और रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि जो अमेरिका की सियासत है वो लॉबिंग से ही चलती है। सो अच्छा, अब मैं पहले तो मैं इसको बड़ा करती हूँ। जो इसराइली लॉबी है उसमें क्या क्या करती है ना, इसराइली लॉबी एक तो यूएसए की जो इसराइल के साथ रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए उनकी कांग्रेस में उनका अच्छा खासा बैक है। सही है, एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसराइली लॉबी सिर्फ इसराइलियंस की नहीं है या इसराइलाइट्स की नहीं है, ये क्रिश्चियन लॉबीज भी हैं who support the theory or the ideology of Israel। एक तो इसमें ये भी है। So these are two committees, एक the ones who are in Congress,
द वंस जो कि पॉलिटिकल मैटर्स देख रही होती है, एक वो ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट देख रही होती है, तीसरा वो जो Economy. डेमो रिलीजियस में बात करें, नहीं, मैंने कहा religious एक aspect, उसकी भी है जो सारी इकोनॉमी एक की base पे। पॉलिटिकल वो देख रही होती है। अच्छा, एक वो है जो डोनेट करती है, यानी वो रिपब्लिकन्स को भी डोनेट कर रही होती है, वो डेमोक्रेट्स को भी डोनेट कर रही होती है। तो मुझे अगर फंडिंग मिल रही है उनकी तरफ से, यू नो, तो इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग। दूसरी चीज ये कि आपकी कितनी बड़ी कंपनीज को आप बिजनेस दे रहे हैं, इट्स लाइक लॉट ऑफ मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए एज कह वेल। रही थी और कि जो वहां इकोनॉमी पर, वाला मामला है, हाँ एग्जैक्टली, ये जो कितना काम जो है प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, इसराइल से, जो कि सेंड हो रहा है, आपको याद होगा, जो कि सेंड हो रहा है यूएसए में या और दूसरे मुल्कों में, तो उसको भी हमें देखना होगा। आई थिंक यू गाइज मे रिमेम्बर, नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले एक प्रेसर किया, और उस प्रेसर में वो कहता है कि आपके हाथों में ये फोन है, this is Israel that you're holding. So basically, when this amount of penetration Israel has in your countries, regardless का उसका size ये है, that means कि ऐसे तो नहीं हो जाता कि वो ये मतलब we say from here कि जी इसराइल प्रेशर डाल रहा है यूएसए पर, तो वो डीप पेनिट्रेटेड है और अभी से नहीं है। तो मतलब एक तो जहाँ पर फाइनेंशियल किसी का इंटरेस्ट आ जाता है किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पर इट इज़ नॉट ईजी फॉर दैट कंट्री। और एक जगह पर मैं किसी का कोट पढ़ रही थी, कल रात की ही बात है, मैं किसी का कोट पढ़ रही थी कि इट्स वंडरफुल हाउ अ पॉलिटिशियन मेक्स हिज ओन इंटरेस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट, यू नो। सो जो वो जो एक बात है ना कि भाई अगर ट्रम्प का कुछ फायदा है, ही इज अ बिजनेसमैन, यू नो, और अगर डेमोक्रेट का जो बाइडन भी था, तो भाई उसको पैसे चाहिए अपनी कैंपेन फंड करने के लिए, और अगर वो फंड वहां से आ रहा है, ही इज गोइंग टू सेल दैट एजेंडा, राइट। एंड दिस इज नॉट जस्ट इजराइल एंड यूएस, यही यूरोप में भी हो रहा था। वाई ब्रिटेन को ये लगा, यूके को ये लगा कि जी हमें वहां से ट्रेड नहीं करनी है, इट इज अ ह्यूज ह्यूज कमिटमेंट। इसलिए नहीं करनी है ना भाई क्योंकि तुम पैसा लगाओगे तो तुम मुझसे बदले में कुछ मांगोगे, and I can't give you that. Yeah, and I can't give you that. तो फर्स्ट ऑफ तो मुझे तुमसे वो फाइनेंशियल टाइज कट करने हैं ना। जब मैं ये बात करती हूँ तो मेरे जहन में एक बात आती है, वो ये कि अगर तुम मुझे ये बोलो कि यार अपना 50,000 तू वहां से लेना बंद कर दे, तो मुझे तो पहले कोई दूसरा मुल्क में 50,000 रुपए देना। हाँ। So in order to tell USA to leave Israel back, I know it is not easy, मैं बोल रही हूँ, बट मैं एक solution put forward कर रही हूँ या float कर रही हूँ। आपको पहले वो इन्वेस्टमेंट का पैसा मुझे ला के देना पड़ेगा, डेमोक्रेट्स को और रिपब्लिकन्स को, कि मैं इसराइल को छोड़ सकूं। और मुझे जो आपकी बात है वो मुझे कहने का मकसद ये है कि पहले मुल्कों को ये देखना होगा, अरब कंट्रीज को ये देखना होगा, मुस्लिम वर्ल्ड को ये देखना होगा कि वो क्या शिफ्ट चाहते हैं वहां पर। दे विल हैव टू चेंज। अच्छा साथी, एक सवाल निकल रहा है, नहीं सवाल एक सवाल है जो सैमसंग की बात से मुझे आ रहा है। अच्छा, अगर फर्ज कर लेते हैं कि रिपब्लिकन्स को या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर आ जाए, तो अगर वो ममालिक जो जहाज गिफ्ट कर सकते हैं वो इनको फंडिंग अपनी एश्योर करा दें कि आपका जितना एक मिनट, एक सवाल है ना, बड़ा हो सकता है ये मज़ा का खेज भी लगे। अगर यही बात है, या सिर्फ आपको अपनी पॉलिटिकल हैसियत के लिए आप कह रहे हो कि जी इसराइल उसको फंडिंग करता है तो उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा, तो अगर ये सारे मुस्लिम ब्लॉक के लोग या मुस्लिम ममालिक के लोग जो है ये अगर ये सारी जिम्मेदारी उठा लें तो आपका क्या ख्याल है? नहीं, अमेरिका सर जी मेरी बात तो आप करें, मैं वो दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ और बात करेंगे, मैं उस पॉलिटिकल, तो क्या ये फिर वो रुख चेंज हो जाएगा, ये झुकाव बदल जाएगा? मुझे ऐसा लगता है लॉबिंग बहुत जरूरी है, हमने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। द मुस्लिम वर्ल्ड नेवर टुक इजराइल सीरियसली। मुस्लिम वर्ल्ड को भी तुमने हम बना लिया, अपना बना लिया। हाँ, अभी पाकिस्तान में कॉन्टेक्स्ट तो सही कह रही है ना, वो तो हमसे बड़ा पाकिस्तान है ना। हमने कभी आपने कहा था कि मजाक नहीं होता तुम्हारा, नहीं ये कितना मजे का मजाक किया। अच्छा जी, तो मुझे ऐसा लगता है वी नेवर थॉट लाइक दैट, वी डिड नॉट टेक, हमने हमेशा इसराइल से दुश्मनी की है, समझ आ रहा है? नू आंधी है ना, नहीं पसंद, बट वी नेवर थॉट हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू गेट ओवर इट। हमने कभी सोल्यूशन की तरफ सोचा ही नहीं कि भाई करना क्या है इस मुल्क का। अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क में जला देते थे यार, आप लोगों को एक सेंसिटिव जोक्स कर रहे हैं। ये आइए बात जो हम बार बार जिसके पीछे बात करते हैं कि जी आपसे सोल्यूशन और भी अच्छे हो सकते हैं ना,
बंदा तलाक भी दे सकता है, जो अक्सर देखते हैं जी फलाने बेगम को इस बात पे औरत को कत्ल कर दिया, तो हम कहते हैं यार नहीं पसंद आ रही थी, अब तलाक दे देते। पैसे देने पड़ते लेकिन हैं। देखे ना आपके यहाँ किसने किसने आज तक 20-40 साल अच्छा, जब जहेज हक लेते महर तब भी नहीं नहीं दिया। होता। हाँ तब है, नहीं जब होता। जहेज लेते तब हाँ, नहीं तकलीफ होती ये है। नहीं अच्छा, कहते इसको भी coming back to our point, नहीं, मैं जरा तावान से वो बात बात कर रही रहने थी जाएगी। यार, मुकम्मल करो ताकि तावान क्या के बात लिए कर रही थी मैं, वैसे मैं भूल कितना गई। अच्छा हुआ ये What जगह was मिल I गई। saying? आपने बात की थी जी, बड़ी खुशी की बात है कि अच्छा लोग नहीं, मैं तस्लीम ये कर रहे बात हैं। कर रही कैसे थी, control मैं ये बात कर यार रही थी मैं कि सवाल हमने, कर अच्छा रही हूँ। जगह एक सेकंड दे दे मुझे ना, हाँ, एक सेकंड। अल्लाह हाँ, करे वो सेकंड हो। हाँ मैं ये कह रही थी, हमने कभी सोचा ही, हमने उससे हमेशा नफरत की है, हमने सोचा ही नहीं कि आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है। हम हमेशा ये कहते रहे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। अरे भाई अंदर घुसो, देखो तो सही कि उसका हल क्या है। तो अब आकर अब देखिए, दिस इज द राइट टाइम। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी यूएसए एक अनफोकस कंट्री है, मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ। उनके महाज बहुत ज्यादा है, उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इफ वी ट्राई टू पेनिट्रेट, इफ वी ट्राई if the Muslim world tries to penetrate financially and politically as well, हाँ। देखो जब हम ये कहते हैं कि क्यों नहीं हम कर पाए, भाई अरब कंट्रीज जो आप कहते हैं कि सिर्फ फाइनेंस से सब कुछ नहीं है या ट्रेड ही तो सब कुछ नहीं है, पर देखो तो सही कि मुस्लिम वर्ल्ड में हो क्या रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड क्या है, कितनी अनस्टेबल है ना, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म एंड एवरीथिंग, कितनी अनस्टेबल है। उसमें इसराइल फंड करता रहा है दूसरे मुल्कों के अंदर। हमने देखा कि कितनी बार आपका इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उनको खड़ा होने ही नहीं दिया गया। किसकी तरफ से नहीं होने दिया? फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, राइट। तो वो मुसलसल आपको वीक कर रहे थे। यू डिड नॉट थिंक कि व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ हेट्रेड। उन्होंने इसका They don't, भाई सोचते तो इसराइल तब को ना सबसे बड़ा कि threat, जब उसको महसूस करते कि अपना इसराइल रोल को प्ले सबसे करना बड़ा है। थ्रेट उसके सराउंडिंग्स की गल्फ कंट्रीज से है ना। तो उसको डर है कि भाई मैं तो छोटा सा हूँ, मैं अगर इनको खड़ा होने दे दूंगा तो मेरा तो एक रिलीजियस भी इनके साथ चल रहा है, तो ये तो मुझे अटैक कर देंगे। वो हुआ भी ना। अच्छा, देखिए जब यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि ये अरब की जगह है और ये इसराइल की जगह है, जिसमें इसराइल की जगह ज्यादा थी, अरब की कम थी, उस टाइम पर जब वो हुआ था 47 की मैं बात कर रही हूँ, तो उस वक्त जो इसराइल है वो इट वाज ओके, इट एक्सेप्टेड यूनाइटेड नेशंस दैट टू नेशन सॉल्यूशन। बट किसने मना किया? उस वक्त अरब मुल्कों ने मना किया, उन्होंने अरब ने अटैक कर दिया। तो जब अरब ने अटैक किया उस वक्त वो इसराइल वॉर जीत, बहुत बाद में हुआ है। 47 में तो अरबों पे सब पे नो कब्जा बट था। 48 नौ वॉर स्टार्ट आबादियात हो बने गया हुए था, थे ना। 48 वॉर स्टार्ट हो गया था। वो टर्की था उस वक्त, और अरब तो- मुझे नहीं याद मतलब लीड तो टर्की कर रहा I था am ना। look अच्छा, at this, देखो मैं ये कह रही यार हूँ वो कि second जब हो गया मेरे ख्याल से। listen, let me finish this conversation. मैं ये कह रही हूँ कि भाई उनको वहां से वो थ्रेट शुरू हो गया था ना कि भाई हमें इन मुल्कों से खतरा है, सही है। तो हमने कभी उसे रिजॉल्व करने की तरफ उस तरह से सोचा ही नहीं। वो वॉर जब इसराइल जीता उसके बाद उसने वो अपना बिल्ड करना शुरू कर दिया कि यार मुझे इन मुल्कों से खतरा है। तो उसने वाइडर एस्पेक्ट में सोचा, उसने बोला मैं इन गल्फ कंट्रीज को स्टेबल भी नहीं होने दूंगा, मैं इसराइल जो कि सुपर पावर है उसके साथ अपने रिलेशंस भी बेटर करूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, यूरोप की हेजमनी खत्म हो गई, मुझे देखना है ये हेजमनी कहाँ ट्रांसफर हो देखिए ये रही बात सुने सादिया, ये बात कहीं इसलिए भी मुझे समझ में नहीं आ रही कि कुछ भी इस्लामी हो, मुल्क में आप सब लाख कुछ उनको बुरा कह दें, अरबों की जंगों की बहुत तवील तरीन तारीख है, बहुत तवील तरीन तारीख है, आपस की भी जंगों की और वैसे भी मैं जंगों यही की। कह रही हूँ। दूसरा उनके यहाँ भी यही सारा सबक दोहराया गया कि जी सुपीरियर आप है और आप नहीं, एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा और तब जाके क़यामत आएगी। इन दो मजबूत बातों के होने के बावजूद क्यों सीरियस नहीं लिया इसराइल की इस सारी चालबाजियों को या उसकी सियासत को? कह ले वो उनके लिए पॉजिटिव हो सकती है। आप एक बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैं आपका कौन सा इस्लामी मुल्क ओ भाई था, ताबान कौन साहब, सा अरब मुल्क था जो पॉलिटिकली मैं तो सवाल उठा रही हूँ कि भाई क्यों नहीं हुआ? आपकी एक हिस्ट्री है पूरी। अंदर इनकलाब चल रहे हैं, अंदर बगावतें हो रही हैं। अच्छा, आप ना तस्लीम की बात कर रहे थे। अरे भाई मैं यही तो कह रही हूँ सादिया, मैं यही कह रही हूँ कि एक तो वो सादिया, एक मिनट। अनस्टेबल थे और उस अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाया सादिया, ना। आप अपनी बात और यहाँ आपने रोके, वो आप होने अपनी दिया। बात यहाँ रोके। आप एक बात कर रहे थे कि जी इतने कंट्रीज ने उनको तस्लीम किया है। हाँ। भाई पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल जो स्टडीज है वो ये बताती है कि किसी मुल्क को तस्लीम करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक उसका या तो स्टेटस डिजोरे है या डिफैक्टो है। क्या ये जो ऐलान है कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं, हाँ। इसकी कोई लीगल कोई हाँ, रीजनल ये बहुत अहम हैसियत है? सवाल है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंबॉलिक ही है, लेकिन जो लोग इजराइल से अपनी इकोनॉमिक टाइज को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वो बड़ा प्रेशर बनेगा। स्पेन ने अभी ऐलान किया है, किसी और लैटिन अमेरिकन मुल्क ने, शायद कोलंबिया ने ऐलान किया कि कोई ऐसा जहाज इजराइल की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा जिसके ऊपर असला होगा। तो वो इकोनॉमिक टाइज अपनी खत्म कर रहे हैं। स्पेन ने उनकी खत्म शिप्स, किया है, हाँ, स्पेन ने रोका है। तो ये प्रेशर बिल्ड करेगा, लेकिन ये चीजें इसी तरह आगे बढ़ती हैं, मतलब वेस्ट में चीजें इसी तरह आगे बढ़ी हैं, चीजें सिंबॉलिकली होती हैं।
फिर उसको अमली तौर पे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप में जहाँ जमहूरियत है, जहाँ पब्लिक प्रेशर है, तो गवर्नमेंट देखती है कि हमारी पब्लिक किस तरफ जा रही है। तो मुझे तो उम्मीद है किसी से बेहतरी की तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लास्ट अभी एक दफा फिर से उन्होंने सैमसंग ऑप्शन की बात की थी, मुझे इट स्केयर्स मी बिकॉज कैन इजराइल गो टुवर्ड्स दैट, बिकॉज आई डोंट नो, दिस इज द लास्ट ऑप्शन। थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि सैमसंग ऑप्शन है क्या। यार हम सबको वो तो याद है ना, सैमसन और डिलाला वाली स्टोरी। तो उसमें क्या होता है कि जो फिलिस्ती होते हैं उस वक्त के जो थे वहाँ के आबादकार थे, वो डिलाला को भेजते हैं और डिलाला के थ्रू वो सैमसन को कंट्रोल कर देते हैं। सैमसन की आंखें निकाल देते हैं, उसे बांध देते हैं। फिर सैमसन क्या करता है, दो उसके बाल वाल काट देते हैं, तो वो 2 पिलर्स को गिरा देता है। तो वहां पर वो टेंपल में बांधा हुआ होता है। तो उस वक्त जितने भी बंदा वहां पर होता है, सुनने में जो पढ़ने में आया है कि जी हजारों लोग थे जो सारे मर जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो वॉरहेड्स हैं इस वक्त व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स, उसको कहा जाता है सैमसन ऑप्शन से, उसको जोड़ा जाता है। इजराइल का जो तो इजराइल का प्रोग्राम है उसका नाम, मैं वही बात कर रहा हूँ, इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम सैमसन ऑप्शन। ऐसा नहीं है वैसे, दे डोंट हैव इट। नहीं, उन्होंने अनाउंस किया तो हम कैसे मना कर सकते? नो, ऐसा नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेट मी पुट इट, ये जाता है नहीं, कि उसको सैमसन ऑप्शन कहते हैं। हाँ, अच्छा, एक तो ये कि इट्स एन अंडरवर्ल्ड, ठीक है, फॉर द सैमसन ऑप्शन फॉर द न्यूक्लियर प्लान, बट वो प्लान से ज्यादा वो थियरी है। सैमसन प्लान या ऑप्शन ये है कि अगर कुछ नहीं होगा और अगर हमें नहीं रहने दिया जाएगा तो वील यूज द न्यूक्लियर वेपन्स। इट्स नॉट द ऑपरेशन का नाम नहीं है ये इन अ वे, बट ये है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो वो ये है जो ऑप्शन है ना, इट्स नॉट द नेम ऑफ, वो इस तरह से नहीं, वो इजराइल क्या, हमें ये नहीं पता कि इजराइल के पास कितने एटम बॉम्ब्स हैं। वो तो न्यूक्लियर आर्सेनल एलानिया वो नहीं है एटमी मुल्क, लेकिन हमें पता है कि उसने एटमी ताकत हासिल कर ली है। तो जो कौन सी, इट इज बिलीव्ड दैट 1960 के बाद से ही उनके पास न्यूक्लियर। तो अगर जो आपकी जो सैमसंग वाली बात है शामिल है उसमें वो नहीं है, लेट मी गिव मी अ सादिया, एक बात बताइए, अगर आपने अभी जो सैमसंग वाली बात की, सैमसन डिलाला वाली बात की, और अगर ये वाली पंच लाइन हम निकालते हैं, नहीं पंच लाइन निकालते हैं कि जी अगर हम नहीं रहे तो कोई भी नहीं रहेगा, तो इसका तो फिर एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, इसका मतलब है कि जब उन पे प्रेशर बढ़ेंगे और जब उनको लगेगा कि जी हम और कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या ये न्यूक्लियर एटम्स या न्यूक्लियर आर्सेनल्स का इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि आसपास अरब ममालिक हैं, तो जो उसका रडार बनता है, जो उसका कैनवस बनेगा, उससे वो नुकसान दे, यूरोप को शायद नुकसान नहीं होगा। तो क्या इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसका ये है कि हम भी खत्म हो जाएंगे साथ साथ। मैं यही कह रही हूँ, तो इसका मतलब ज्यादा चांस हो गया। एक तो मैं उसको क्लियर कर लूं कि मुझे नहीं लगता कि ये न्यूक्लियर, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका नाम सैमसन ऑप्शन है। इट्स द ऑप्शन, दे वांट टू पुट इट लाइक दैट। इट्स अ थ्योरी बेसिकली फिलहाल, और आइडियोलॉजी ये कह रही थी कि आपकी थ्योरी से मैंने जुमला पकड़ा है ना। लेट मी, और वो ये थ्योरी के हिसाब से वो ये है कि अगर हमारे ऊपर कभी ऐसा आया तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी क्या होती है वो व्हाटएवर उसके ऊपर कभी सवाल उठा तो फिर हम रहेंगे ना हम किसी और को रहने देंगे। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे। आपको याद होगा अभी जब सेकंड टाइम हमने थ्रेट किया है वॉर के बाद, जब हमारे आर्मी चीफ ने और फिर हमारे ISPR स्पोक्स पर्सन ने जाकर कुछ टेलीविजन को इंटरव्यूज दिए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मत भूलें कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन है। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया जाएगा तो हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके साथ हम नहीं, बहुत फिर पूरी दुनिया जाएगी। ये इस तरह का कुछ वर्ड था, मैं अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो माफ कीजिएगा। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है ये एक काइंड ऑफ अ थ्रेट है। आई डोंट थिंक सो दैट कैन हैपन। लेकिन इसराइल के जो मौजूदा एक्ट है वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ ब्लफिंग नहीं है, मेरी राय है। यार मुझे ऐसा लगता है जो इस हद तक जाए कि आपको एड ना पहुंचने दे, आप अस्पतालों को उड़ा रहे हो, कर सकता है। मैं यही कह रही हूँ ना। तो इसका मतलब है कि वो जब ये वाली हालत आई, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि जब ईरान इसराइल की वॉर हुई और उसको नुकसान होने लगा तो अमेरिका ने मीडिएट किया ना, क्योंकि छोटे से इसराइल के ऊपर बम आ रहे थे ना, तो उसको नुकसान हो रहा था, अंदर से आवाजें उठ रही थी, दे हैड टू बैक ऑफ। तो कैसे झेप पिटाई के भी हमने ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला कर दिया। तो अब भी मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल ये कर सकता है कि वो कभी भी किसी दूसरे मुल्क पर हमला करेगा, क्योंकि कैसे तो वो जो बिगर इसराइल वाला बात है, जो ग्रेटर इसराइल या प्रॉमिस लैंड वाली बात है, वो कहाँ से आएगी, वो कैसे आएगी? फिर वो
वो कैसे अचीव कर पाएंगे. सो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू डू इट. बट न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना ऑलरेडी इतना ह्यूज है, उसका नुकसान इतना बड़ा है कि वो किसी को डरा सकता है. सो मेरे ख्याल में जब वो ये बात करेंगे तो कोई वैसे ही डर जाएगा, यू नो, नहीं कोई सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तुम सोच रही हो कि वो इस तरफ नहीं जाएंगे एटमी हमला करने की तरफ, बाकी मुल्क भी ये सोचेंगे भाई ये तो ऐसे ही डरावा है. जैसे बच्चों को आप लेकिन आप उस तो पे डरा रिस्क सकते हैं, नहीं, लेकिन आप अम्मा उस पे कहेंगी जबान जला दूंगी, बड़े मिसाल के तौर पर कोई यहाँ से खड़ा हो और बोले मैंने खुदकुशी करनी है, वो भले से आपको लगे कि ये नहीं करने वाला था, बट यू विल ट्राई टू सेव बिकॉज देयर आर चांसेस दैट दे माइट डू. तो वो जो चांसेस है ना, वो आपको उसकी बात मेरे सुनने सवाल पर उठाने का मजबूर मकसद यही था, इसका मजबूर जवाब अब जरूर आपने करें. दिया. ये समझ नुक्ता आ था रहा है? जिसके लिए मैंने सवाल हाँ, उठाया तो था मैं और चलो जी, देखिए बहुत हम नुक्ते ऐड हो से गए. करें, नुक्ते पे नुक्ता है. हाँ. और बात नुक्ते ते गल मुकदी है. हाँ, लेकिन यहाँ मुक्ति भी अभी नजर नहीं आ रही. Yeah. इंसानी अलमी अपनी जगह पे है. आवाज उठानी पड़ेगी. रियासतें अपने मकासद क्या देखती हैं क्या नहीं करती, लेकिन ये बात साबित है और तय है कि दुनिया जैसी भी हो, लोगों का जो भरपूर मज़ाहमत है वो ये बता रही है कि इंसानियत अभी जिंदा है और उसको कायम रखने के लिए हमें फिर सबके लिए बराबर आवाज़ उठानी पड़ेगी. खुदा हाफ़िज़.